नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने आर्मेचर रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट की क्लास के अंदर हमने जाना कि आर्मेचर रिएक्शंस क्या होती है तथा डीसी जनरेटर पर आर्मेचर रिएक्शंस के क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं तथा इस आर्मेचर रिएक्शंस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमने किन-किन विधियों के बारे में किन-किन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने लास्ट की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेशंस। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे कि कम्यूटेशंस क्या होता है तथा कम्यूटेशंस का डीसी जनरेटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कम्यूटेशंस का जो प्रभाव है इसको समाप्त करने के लिए हम किन-किन विधियों का उपयोग करेंगे, ये सब आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक है कम्यूटेशन। सबसे पहली बात ये आती है कि ये जो कम्यूटेशंस होता क्या है तथा डीसी जनरेटर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब डीसी जो मशीन्स है यानी कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों की बात हो रही है, तो डीसी मशीन्स के अंदर जब आर्मेचर के चालक पदार्थ क्या होते हैं, घूमते हैं। आर्मेचर के चालक पदार्थ घूमते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ अलग अलग पोल के संपर्क में आते हैं। तो जैसे ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के संपर्क में जाते हैं, तो इन आर्मेचर वाइंडिंग में या इन आर्मेचर के चालक पदार्थों के अंदर बहने वाली धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होता है, तो वाइंडिंग एक इंडक्टर की तरह काम करती है और इंडक्टर विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। अब जैसे ही इंडक्टर में से, जैसे मान लेते हैं ये कोई इंडक्टर है, ये क्या है, इंडक्टर है। इस इंडक्टर में मान लेते हैं ये सिरा ए है, ये है बी। प्रेजेंट टाइम में इस इंडक्टर के अंदर यानी कि किसी कुंडली के अंदर से 10 एम्पियर की धारा है, वो ए से बी की तरफ क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब यदि क्या करूं मैं, इस इंडक्टर के अंदर ये जो 10 एम्पियर की धारा जो ए से बी की तरफ जा रही थी, इसकी धारा को यदि अचानक से मैं बी से ए की तरफ, इस 10 एम्पीयर की धारा को मैं अचानक से बी से ए की तरफ बहाने का कोशिश करूं, तो क्या होगा, इस इंडक्टर में से बहने वाली धारा की दिशा में परिवर्तन क्या होगा, अचानक से परिवर्तन होगा। अचानक से परिवर्तन होगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इसमें बहने वाली धारा की दिशा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। होने वाले परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध। और विरोध करेगा तो इस इंडक्टर के सिरों पर एक क्या पैदा हो जाएगा, हाई वोल्टेज पैदा हो जाएगा। इस इंडक्टर के सिरों पर क्या आ जाएगा, हाई वोल्टेज। अब जब ये हाई वोल्टेज आ जाएगा तो इस इंडक्टर के चारों तरफ की जो भी हवा है, उस हवा को ये हाई वोल्टेज क्या करने का, आयनित कर देगा। जिससे हवा को क्या करने का, आयनित। और जब ये हवा आयनित हो जाएगी तो ये जो 10 एम्पीयर की करंट ए से बी की तरफ जा रही थी, जिसकी दिशा में मैंने अचानक से परिवर्तन हुआ था, ये करंट इस आयनित हवा के अंदर से होकर प्रवाहित होने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। और जब करंट इस आयनित हवा में से प्रवाहित होने का प्रयास करेगी, तो यहां पर क्या पैदा हो जाएगी, स्पार्किंग। क्या पैदा हो जाएगी, स्पार्किंग। तो ये सारी प्रोसेस हमारे डीसी मशीन्स के आर्मेचर के अंदर होती है। जैसे डीसी मशीन्स का आर्मेचर घूमता है, तो आर्मेचर के घूमने से उस डीसी मशीन्स की जो आर्मेचर वाइंडिंग है, उसके अंदर बहने वाली धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होता है। तो वो वाइंडिंग उस धारा की दिशा में जो अचानक से परिवर्तन हुआ है उसका विरोध करती है। विरोध करने के कारण उस वाइंडिंग के सिरों पर एक हाई वोल्टेज आता है। उस हाई वोल्टेज के कारण उस कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश है उसके बीच की जो भी हवा होती है, वो हवा क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। और उस आयनित हवा में से जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, तो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग बढ़ जाती है। अब कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में जो स्पार्किंग पैदा हुई है, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन प्रभाव के अंदर क्या होता है, डीसी मशीन्स के कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, उनके बीच के अंदर स्पार्किंग पैदा होती है। तो कम्यूटेशन के अंदर, डीसी मशीन्स के अंदर क्या दोष हुआ, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में क्या पैदा होगी, स्पार्किंग। अब ये स्पार्किंग किसके कारण हुई है, क्योंकि कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश इन दोनों के बीच में क्या पैदा हुआ, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज किसके कारण हुआ है, उसकी धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होने के कारण। धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ होने से
वाइंडिंग में हाई वोल्टेज आया, उस हाई वोल्टेज के कारण जो भी हवा थी वो आयनित हुई, आयनित हवा में से करंट प्रवाहित हुई, करंट के प्रवाहित होने से कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में क्या पैदा हुई, स्पार्किंग। उसी को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशंस की परिभाषा के अंदर क्या लिखना है कि जब डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग, कि जब डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा, डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होता है, अचानक से परिवर्तन होता है, तो वाइंडिंग के सिरों पर, एक उच्च वोल्टेज, वाइंडिंग के सिरों पर एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश, के बीच की वायु, कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश के बीच की वायु आयनित हो जाती है, इस आयनित वायु में से, तीसरा लिखोगे, इस आयनित वायु में से धारा प्रवाह के कारण कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग उत्पन्न हो जाती है, कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग उत्पन्न हो जाती है, इसे ही कम्यूटेशन कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं अपन, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशंस की परिभाषा समझ में आई कि कम्यूटेशंस क्या होता है। तो कम्यूटेशंस के अंदर क्या होता है, डीसी मशीन्स की जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होता है, और जब विद्युत धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होने के कारण उस वाइंडिंग के सिरों पर एक हाई वोल्टेज आएगा, वो हाई वोल्टेज उसके चारों तरफ की हवा को आयोनाइजेशन यानी कि आयनित कर देगा, और जब हवा आयनित होगी तो इस आयनित हवा में से जब धारा प्रवाहित होगी तो वहां पर क्या पैदा हो जाएगी, स्पार्किंग। इसे ही हम क्या कहेंगे, कम्यूटेशंस कहेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि आर्मेचर वाइंडिंग में किस प्रकार धारा की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन। अब ये तो हमने डीसी मशीन से संरचना में पढ़ा था कि डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है उस आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग लगाई जाती है। ये आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, और ये कम्यूटेटर और आर्मेचर वाइंडिंग ये दोनों शाफ्ट के ऊपर क्या होते हैं, आपके स्थिर रहते हैं। जब आपके शाफ्ट घूमेगी तो आपका कम्यूटेटर भी घूमेगा और आर्मेचर वाइंडिंग भी घूमेगी, लेकिन कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगी रहती है वो अपने स्थान पर क्या रहती है, स्थिर। लेकिन जैसे जैसे शाफ्ट घूमती है वैसे वैसे कम्यूटेटर भी घूमता है, और कम्यूटेटर से जुड़ी हुई जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो भी क्या करती है, घूमती है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ आर्मेचर वाइंडिंग बना रहा हूं, जैसे एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग। ये तीन वाइंडिंग है और ये तीनों वाइंडिंगों के ये सिरे हैं, ठीक है। अब ये सिरे क्या होंगे, आपके कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे, कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के साथ।
जैसे ये वाला सिरा जुड़ेगा यहाँ से, ये वाला सिरा भी जुड़ेगा यहाँ से, ये वाला इस सेगमेंट से जुड़ेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट सेगमेंट आएगा एक, ये सिरा जुड़ेगा यहाँ से, ये सिरा जुड़ेगा यहाँ से, फिर नेक्स्ट सेगमेंट आएगा और ये सिरा जुड़ जाएगा यहाँ से। ये समझ में? ये क्या है आपके तीन कम्यूटेटर, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तीन क्या है आपके आर्मेचर वाइंडिंग। ये तो क्या है आपके आर्मेचर वाइंडिंग है। इसको मान लेता हूं ए वाली वाइंडिंग है, ये बी वाली वाइंडिंग है, और ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी सी वाली वाइंडिंग है। तो ये है कम्यूटेटर के सेगमेंट। ये क्या है आपके कम्यूटेटर सेगमेंट है। कम्यूटेटर सेगमेंट आपको पता है, वैसे तो कम्यूटेटर क्या होता है, एक गोलाकार रिंग होती है। गोलाकार क्या होती है, रिंग। लेकिन उस रिंग को मैंने काट कर क्या कर दिया, सीधा कर दिया, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब इन कम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर क्या लगी होती है, कार्बन ब्रश लगी होती है। क्या लगी होती है, कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश एक बार में केवल एक सेगमेंट को स्पर्श करती है, फिर जैसे जैसे कम्यूटेटर आगे घूमता जाएगा वैसे वैसे कार्बन ब्रश तो अपनी जगह फिक्स रहेगी, लेकिन ये कम्यूटेटर सेगमेंट आगे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब जब कम्यूटेटर सेगमेंट्स आगे बढ़ेंगे तो ये जो ए बी और सी वाइंडिंग है, इनके अंदर बहने वाली धारा की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। देखिए कैसे होगा, मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में जो कार्बन ब्रश है वो इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स को क्या कर रही है, आपकी स्पर्श कर रही है। समझने की कोशिश करना। प्रेजेंट टाइम में ये जो कार्बन ब्रश है वो इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स को स्पर्श कर रही है, और इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स का मैं नाम ले देता हूं स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी लिख देता हूं, इसको स्मॉल सी। ठीक है, तो स्मॉल ए कम्यूटेटर सेगमेंट्स को जब ये कार्बन ब्रश स्पर्श कर रही है तो ये कार्बन ब्रश क्या करेगी, इस सेगमेंट से धारा लेगी, और इस सेगमेंट से धारा लेके हमको आउटपुट के अंदर क्या करेगी, सप्लाई प्रदान करेगी। चीजें समझ में आ रही है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है। जब ये आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमेगी तो फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र से इन वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इनके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल के कारण इन आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर धारा बहेगी। वो धारा किसके पास जाएगी, कम्यूटेटर के पास। कम्यूटेटर क्या करेगा, उस एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करेगा, और डीसी में चेंज करके किसको दे देगा, कार्बन बस को। कार्बन बस क्या करेगी, इस कम्यूटेटर से डीसी सप्लाई लेकर हमको आउटपुट के अंदर डीसी सप्लाई प्रदान कर देगी। तो ये तो डीसी मशीन की कार्य प्रणाली है। अब यहां पर हमको देखना है कि ये जो कार्बन बस है ये क्या है, आपकी कार्बन बस है। ये क्या है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या होती है, अपनी जगह पर स्थिर रहती है। कार्बन ब्रश अपनी जगह क्या रहती है, स्थिर। लेकिन ये जो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये दोनों साथ साथ क्या रहते हैं, आपके घूमते रहते हैं। अर्थात कुछ समय के बाद में ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स आगे आएगा तो अभी कार्बन ब्रश कौन से सेगमेंट को स्पर्श कर रही है, ए को। लेकिन जैसे ही ये कम्यूटेटर क्या करेगा, घूमेगा, तो ये कार्बन ब्रश ए की जगह कौन से सेगमेंट पे आ जाएगी, फिर बी पे। क्योंकि ये सेगमेंट यहाँ पे आ जाएगा और ए की जगह कौन सा सेगमेंट आ जाएगा, आपका बी सेगमेंट आएगा कुछ समय के बाद में। तो जैसे बी सेगमेंट आएगा तो अब ये कार्बन ब्रश कौन से सेगमेंट से करंट लेने लग जाएगी, बी से। फिर थोड़ी देर बाद में ये वाला सेगमेंट्स और आगे आएगा तो अब कार्बन बस पे कौन सा सेगमेंट आ जाएगा, सी वाला सेगमेंट आएगा। मान लेते हैं ये कम्यूटेटर है वो इस दिशा के अंदर क्या कर रहा है, आपका गति कर रहा है। तो अब जब कार्बन बस सी वाले सेगमेंट को स्पर्श करेगी तो कार्बन बस कौन से करंट लेगी, तो सी वाले सेगमेंट से कार्बन बस करंट लेके हमको आउटपुट में प्रदान करेगी। तो मान लेते हैं इस वाइंडिंग के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हुआ और इस वाइंडिंग के अंदर भी विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है उसके कारण जो भी करंट बहेगी उस करंट को ये कार्बन बस के अंदर जाएगी। तो हम मानेंगे कि ए वाली वाइंडिंग के अंदर जो करंट है वो कैसे आएगी, यहाँ से इधर आएगी, क्योंकि इस वाले सेगमेंट से होते हुए करंट को कहां पर पहुंचना है, कार्बन बस के पास पहुंचना है। और इस बी वाली वाइंडिंग में से भी करंट इधर आएगी, तो बी वाली वाइंडिंग में से करंट यहाँ पे आई, ए वाली वाइंडिंग में से करंट यहाँ पे आई, और यहाँ से जो करंट है वो किसके पास जाएगी, कार्बन बस। कार्बन बस से वो करंट हमको कहाँ मिल जाएगी, आउटपुट में मिल जाएगी। तो हमको ये देखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो ए वाली वाइंडिंग है उसके अंदर जो विद्युत धारा बह रही है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से। ये जो दिशा होती है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। यहाँ से जो भी करंट पैदा हुई है वो करंट ऐसे होते हुए कार्बन बस के माध्यम से कहाँ पहुंच रही है, आउटपुट में।
लेकिन अगर मैं बी वाली वाइंडिंग को देखूं, बी वाली वाइंडिंग के अंदर जो बहने वाली विद्युत धारा की दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है, और इस दिशा को मैं बोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज। इस दिशा को मैं क्या बोलूंगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बी वाली वाइंडिंग में प्रेजेंट टाइम के अंदर जो विद्युत धारा बह रही है वो क्या हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज में बहते हुए ए सेगमेंट से कार्बन बस से कहाँ मिल रही है मेरे को? आउटपुट में। तो इधर की जितनी भी वाइंडिंग है उन सब वाइंडिंग की करंट इस ए वाली वाइंडिंग में से होते हुए आउटपुट में मिल रही है, और इधर की जितनी भी वाइंडिंग है उसकी जो करंट है वो बी वाली वाइंडिंग में से होते हुए अपन को यहाँ पर प्राप्त हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स क्या होगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा तो ये जो ये सेगमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस ए की जगह कौन सा सेगमेंट आ जाएगा? बी की, और बी की जगह कौन सा सेगमेंट आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो मैं इस कार्बन बस को समझाने यहाँ पे लगा देता हूँ। थोड़ी देर बाद में ये कार्बन बस अब कौन से सेगमेंट को स्पर्श करेगी? बी वाले सेगमेंट को स्पर्श करेगी। और जब ये बी वाले सेगमेंट को स्पर्श करेगी तो इस सेगमेंट से जो जो वाइंडिंग के सिरे जुड़ रहे हैं उन वाइंडिंगों से ये कार्बन बस करंट लेगी, और करंट लेके अब आउटपुट में हमको क्या कर देगी? धारा प्रदान कर देगी। अब इस ए वाली वाइंडिंग में बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब कार्बन बस नहीं है। कार्बन बस को अब मैंने कहां पर लगा दिया? बी पे। तो यहां से कार्बन बस क्या हो चुकी है? आपकी हट चुकी है, क्योंकि ये सेगमेंट आगे खिसक गया। आगे खिसकने से बी वाला सेगमेंट अब कार्बन बस पे आ चुका है। तो अब जो करंट मिलेगी हमको, एक तो बी वाली वाइंडिंग और एक कौन सी वाइंडिंग से मिलेगी? सी वाली वाइंडिंग से मिलेगी। तो सी वाली वाइंडिंग के अंदर जो करंट है वो कुछ इस दिशा में प्रवाहित होगी। इस दिशा में मतलब कौन सी दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर सी वाली वाइंडिंग के अंदर धारा बहेगी। लेकिन हमको तो देखना है बी वाली वाइंडिंग के अंदर। बी वाली वाइंडिंग के अंदर देखिए, पहले जब ये कार्बन ब्रश है, जब ये कार्बन ब्रश पहले ए वाले सेगमेंट को स्पर्श कर रही थी, तब बी वाली वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा की दिशा कैसी थी? एंटी क्लॉकवाइज थी। कैसे थी? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जैसे ही इस कार्बन ब्रश ने बी वाले कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श किया, तो इस बी वाली वाइंडिंग में बहने वाली धारा की दिशा अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब जो विद्युत धारा है वो इस तरफ से प्रवाहित होगी। पहले विद्युत धारा ऐसे जा रही थी, लेकिन बी वाले सेगमेंट को कार्बन बस ने स्पर्श करते ही इसके अंदर जो विद्युत धारा की दिशा जो एंटी क्लॉकवाइज थी वो अब कैसे हो जाएगी? आपकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज से कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अर्थात इस बी वाली वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा की दिशा में अचानक से क्या हुआ? परिवर्तन। पहले धारा कैसे बह रही थी? एंटी क्लॉकवाइज। कब बह रही थी? जब ये कार्बन बस कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श कर रहा था? ए वाले को। जब ये कार्बन बस ए वाले कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श कर रहा था तब तो इस वाइंडिंग के अंदर करंट है एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन जैसे ही ये कम्यूटेटर आगे पहुंचा और ये कार्बन बस बी वाले सेगमेंट पे आई, तो उस स्थिति में इस बी वाली वाइंडिंग में बहने वाली धारा की दिशा में अचानक से क्या हो गया? परिवर्तन। अब जैसे ही इस वाइंडिंग में बहने वाली धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होगा, तो इस वाइंडिंग के सिरों पर क्या आ जाएगा? एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा, और उस उच्च वोल्टेज के कारण क्या होगा? आपका ये जो कम्यूटेटर है, देखिए पहले धारा इधर जा रही थी ना, ऐसे आ रही थी, तो ये वाली जो धारा है, ये वाली धारा इस कम्यूटेटर सेगमेंट ए वाले और ये जो कार्बन बस है, कम्यूटेटर सेगमेंट और ये जो कार्बन बस है, इसके बीच की ये जो हवा है, कम्यूटेटर सेगमेंट ए और कार्बन बस के बीच में ये जो भी हवा है, इस वाइंडिंग के सिरों पर हाई वोल्टेज के कारण ये बीच की हवा क्या हो जाएगी? आयनित हो जाएगी। ये वाली हवा आयनित होगी, ध्यान रखना। कम्यूटेटर सेगमेंट ए और कार्बन बस, इन दोनों के बीच की हवा क्या हो जाएगी? आयनित। आयनित होने से यहां पर क्या आ जाएगा? एक हाई वोल्टेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां पर हाई वोल्टेज, और इस हाई वोल्टेज के कारण ये हवा है आयनित होगी। आयनित होने से क्या होगा? इस आयनित हवा में से यहां से क्या बहेगी? करंट बहेगी। जब यहां से करंट बहेगी तो इस कम्यूटेटर सेगमेंट और ये जो कार्बन बस है, इनके बीच में यहां पर क्या पैदा हो जाएगी? स्पार्किंग। यहां पर क्या पैदा हो जाएगी? स्पार्किंग। और ये जो स्पार्किंग पैदा हुई है इसी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन समझ में आया भाई। जब ये कार्बन बस ए वाले सेगमेंट को स्पर्श कर रही है तब बी वाली वाइंडिंग के अंदर धारा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में बह रही है, तो जो करंट है वो ए सेगमेंट से कहां पर पहुंच रही है? आउटपुट में। लेकिन बहुत कम समय के अंदर ही क्या होता है, ये जो हवा है, ये कम्यूटेटर आगे जाता है, जैसे बी सेगमेंट को स्पर्श करता है तो इस वाइंडिंग में बहने वाली धारा की दिशा में अचानक से परिवर्तन होता है।
अचानक से परिवर्तित होने के कारण इस वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच में एक हाई वोल्टेज आएगा, मतलब कम्यूटेटर सेगमेंट बी और कम्यूटेटर सेगमेंट ए, इन दोनों के बीच में एक हाई वोल्टेज पैदा होगा और इस हाई वोल्टेज के कारण इस कम्यूटेटर सेगमेंट ए और ये जो कार्बन बस है इनके बीच की हवा आयनित होगी। आयनित हवा में से करंट बहने से यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगी, स्पार्किंग। अब यदि डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग पैदा हो गई तो उससे डीसी मशीन के अंदर क्या लग सकती है, आग लग सकती है। आपका जो कम्यूटेटर है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। कम्यूटेटर पर जो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे सोल्डर किए हुए हैं हमने, वो सिरे वहां से क्या हो सकते हैं, आपके उखड़ सकते हैं, अर्थात आपका डीसी मशीन है वो खराब हो सकती है। तो इस स्पार्किंग के मान को हमको क्या करना है, कम करना है। अब स्पार्किंग के मान को कम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर ये जो वोल्टेज पैदा हो रहा है ना, इस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अगर इस वोल्टेज को हमने समाप्त कर दिया तो यहां पर कोई भी हवा आयनित नहीं होगी, और हवा आयनित नहीं होगी तो उस हवा में से कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगी। तो ये जो कम्यूटेशंस है इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम इंटरपोल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंटरपोल। और इन इंटरपोल के ऊपर है जो क्या की जाती है, इंटरपोलर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अब ये जो इंटरपोल है ये क्या होते हैं, इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। एक क्या होती है, एक वाइंडिंग और लगाएंगे, यहां पर हम क्या लगा देंगे, यहां पर एक वाइंडिंग लगा देंगे और उस वाइंडिंग को हम बोलेंगे इंटरपोलर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग बोलेंगे इसको, इंटरपोलर वाइंडिंग। अब ये इंटरपोलर वाइंडिंग है ना, इनको स्थापित तो कहां किया जाता है, ये जो छोटे छोटे पोल होते हैं इंटरपोल, इनको स्थापित तो करते हैं स्टेटर पर। लगाते तो कहां है इनको, स्टेटर के ऊपर लगाते हैं। किसके ऊपर लगाते हैं, स्टेटर। जहां पर हमारे फील्ड वाइंडिंग के मुख्य पोल होते हैं ना, उन मुख्य पोल के बीच में छोटे छोटे पोल लगा दिए जाते हैं, उन पोलों को ही हम इंटरपोल कहते हैं। जिसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं, ये आपका मान लेते हैं स्टेटर है। क्या है ये, स्टेटर। अब ये स्टेटर पर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, आपके ये मुख्य पोल लगे हुए हैं। स्टेटर पर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये मुख्य पोल। और ये जो मुख्य पोल है, ये तो क्या है, आपके मुख्य पोल है। और इन मुख्य पोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं, तो इन मुख्य पोल के ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। तो ये चार तो क्या हो गए, आपके मुख्य पोल हो गए, मेन पोल हो गए। इन पोल के ऊपर तो कौन सी वाइंडिंग लगाएंगे अपन, फील्ड वाइंडिंग। और ये फील्ड वाइंडिंग काम करेगी, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी। लेकिन ये जो कम्यूटेशंस पैदा हो रहा है, इस कम्यूटेशंस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, ये जो मुख्य पोल है इनके बीच में क्या करेंगे, बहुत ही पतले पतले और छोटे छोटे पोल लगा देंगे। इसे इनके बीच में क्या करेंगे, बहुत ही पतले पतले और छोटे छोटे क्या लगा देंगे, अपन पोल लगा देंगे। बहुत ही पतले पोल इनके बीच में लगाए जाते हैं। इन पतले पोलों को बोला जाता है इंटरपोल। क्या बोला जाता है इनको, इंटरपोल बोला जाता है। अब इन पोल के ऊपर भी क्या करेंगे, अपन वाइंडिंग करेंगे। इन पोल के ऊपर भी क्या करेंगे, अपन वाइंडिंग। तो इन पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है उसको कहा जाता है इंटरपोलर वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग कर तो स्टेटर के रूप में है, लेकिन इस वाइंडिंग का जो कनेक्शन किया जाता है वो इस आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जाता है कि जो इंटरपोलर वाइंडिंग होती है उसे कहां पर स्थापित किया जाता है, तो इंटरपोलर वाइंडिंग को इंटरपोल पर अर्थात मुख्य पोल या स्टेटर के बीच, स्टेटर पर स्थापित किया जाता है। लेकिन इस इंटरपोलर वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब जब इंटरपोल वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के श्रेणी क्रम में हो गई तो इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर बहने वाली धारा की दिशा भी क्या, धारा का मान क्या रहेगा, समान। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या रहता है, समान। लेकिन एक बात हमको यह याद रखनी है कि धारा का मान तो समान होता है, लेकिन इंटरपोलर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इन दोनों में बहने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। जब इंटरपोलर वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा और इस आर्मेचर वाइंडिंग में बहने वाली धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर ये जो हाई वोल्टेज पैदा हुआ है, इस हाई वोल्टेज को ये इंटरपोलर वाइंडिंग क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। और जब इंटरपोलर वाइंडिंग उस हाई वोल्टेज को समाप्त कर देगी तो इस कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में जो स्पार्किंग पैदा हुई थी वो स्पार्किंग क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समाप्त। तो कम्यूटेशंस प्रभाव को, डीसी मशीन में कम्यूटेशंस प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम इंटरपोल या फिर इंटरपोलर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। फिर बात आती है कि इंटरपोल कहां पे लगाते हैं, तो इंटरपोल को स्टेटर पर मुख्य पोल के बीच में लगाया जाता है।
इंटरपोल के ऊपर एक इंटरपोलर वाइंडिंग की जाती है जिसको आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग और इंटरपोलर वाइंडिंग इन दोनों में बहने वाली धारा का मान समान रहता है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। फिर क्या होता है, ये इंटरपोलर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होने वाले हाई वोल्टेज को समाप्त कर देती है जिससे कम्यूटेटर और कार्बन बस के बीच में स्पार्किंग का मान भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यही क्या है, आपका कम्यूटेशन है। समझ में आया कम्यूटेशन क्या होता है। इससे डीसी मशीन पर क्या प्रभाव पड़ा कि डीसी मशीन के कम्यूटेटर और कार्बन बस के बीच में क्या पैदा होगी, स्पार्किंग। इस कम्यूटेशन प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमने क्या लगाए, इंटरपोल। क्या लगाए, इंटरपोल। इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको बोलेंगे इंटरपोल। क्या बोलेंगे, इंटरपोल। तो इस कम्यूटेशन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमने क्या लगाए, इंटरपोल। इन इंटरपोल का क्या कहां पर लगाते हैं, स्टेटर के ऊपर लगाते हैं। किन के बीच में लगाते हैं, मुख्य पोल के बीच में लगाते हैं। जितने मुख्य पोल होंगे उतने ही क्या होंगे, आपके इंटरपोल होंगे। इंटरपोल के ऊपर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, इंटरपोलर वाइंडिंग। इंटरपोलर वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग के साथ संयोजित किया जाता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में। धारा का मान समान लेकिन धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये सारी चीजें कंप्लीट आपकी, इन चीजों को मैं नोट करवा देता हूं। तो ये वाली चीजें समझ में आ गई कि कम्यूटेशंस क्या होता है। तो कम्यूटेशंस के कारण डीसी मशीन्स के अंदर क्या पैदा हो जाती है, स्पार्किंग पैदा हो जाती है। आगे आप लिखोगे क्या, कम्यूटेशन प्रभाव को, कम्यूटेशन प्रभाव को समाप्त करने के लिए, कम्यूटेशन प्रभाव को समाप्त करने के लिए इंटरपोल, इंटरपोल का उपयोग करते हैं। कम्यूटेशन प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए हम इंटरपोल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर याद रखना, इंटरपोल को, इंटरपोल को मुख्य पोल, मुख्य पोल के बीच, मुख्य पोल के बीच स्थापित किया जाता है। इंटरपोल को मुख्य पोल के बीच स्थापित किया जाता है और इनका आकार, इनका जो आकार होता है, इनका आकार मुख्य पोल का, मुख्य पोल का 1/3 गुणा होता है। अर्थात ये क्या होते हैं, बहुत ही पतले पोल होते हैं। जो मुख्य पोल होता है उसका 1/3 इनका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। फिर याद रखना, इंटरपोल पर, इंटरपोल पर इंटरपोलर वाइंडिंग, इंटरपोलर वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसे, जिसे आर्मेचर वाइंडिंग, जिसे आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। कौन से वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इंटरपोलर वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आगे याद रखोगे, इन वाइंडिंग में, इन वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा समान, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा समान तथा, एक मिनट, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा विपरीत, दिशा तो क्या होती है, विपरीत, तथा विद्युत धारा का मान, तथा मान समान रहता है। मान क्या रहता है आपका, समान। तो इंटरपोलर वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है लेकिन इसका जो मान होता है वो क्या रहता है, समान रहता है। इतना चीज नोट किया। आगे आप लिखोगे क्या इसके अंदर,
आगे याद रखोगे इंटरपोलर वाइंडिंग, इंटरपोलर वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग में, मुख्य वाइंडिंग में उत्पन्न, मुख्य वाइंडिंग की जगह लिखो आप आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न उच्च वोल्टेज को, उच्च वोल्टेज को समाप्त कर देती है, समाप्त कर देती है, जिससे, जिससे कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर व कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग समाप्त हो जाती है। कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच स्पार्किंग क्या हो जाती है, आपके समाप्त हो जाती है। अब देखिए एक तो होता है आपका आदर्श कम्यूटेशन होता है, एक होता है आपका रफ कम्यूटेशन और एक होता है आपका स्मूथ कम्यूटेशन, है ना। ये तीन प्रकार के कम्यूटेशन होते हैं। जिसे आदर्श कम्यूटेशन तो क्या होगा कि एक होता है हमको कि आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो धारा की दिशा है उसको परिवर्तन होने में जो आवश्यक समय है उसको हम लिखेंगे t0 से, और एक होता है कि धारा की दिशा में परिवर्तन के लिए दिया गया समय। भाई आवश्यक तो उतना था जितना आवश्यकता, अगर हमने उतना ही उसको समय दे दिया, अगर धारा की दिशा में परिवर्तन होने में, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसकी धारा की दिशा में परिवर्तन होने में यदि इसको 10 सेकंड लगते हैं, कितने सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड, तो अगर इसको हमने धारा की दिशा को परिवर्तन करने में यानी कि कार्बन बस को ए से बी तक शिफ्ट होने में यदि 10 सेकंड का समय लग रहा है, जितना इसको चाहिए था उतना ही समय हम इसको दे रहे हैं, तो वो तो कहलाएगा आदर्श कम्यूटेशन। तो आदर्श कम्यूटेशन के कारण वहां पर क्या होती है, कोई स्पार्किंग पैदा नहीं होती है। एक होता है कि हमको इसको टाइम तो चाहिए कितना, इस धारा की दिशा को परिवर्तित होने में टाइम तो कितना चाहिए, 10 सेकंड, लेकिन हम इसको दे रहे हैं कितना, 10 की जगह कितना सेकंड दे रहे हैं, इसको 15 सेकंड दे रहे हैं कि आप 15 सेकंड तक इसके अंदर धारा की दिशा में क्या कर सकते हो, आप परिवर्तन कर सकते हो। यानी कि जितना इसको आवश्यकता है उस आवश्यकता से ज्यादा यदि इसको समय दे रहे हैं तो वो कहलाएगा कौन सा, आपका स्मूथ कम्यूटेशन। कौन सा कहलाएगा, स्मूथ। और एक होता है कि इसको टाइम तो चाहिए 10 सेकंड लेकिन हम दे रहे हैं कितना, इसको 5 सेकंड ही, कितना दे रहे हैं, 5 सेकंड। भाई धारा की दिशा में परिवर्तन ओरिजिनल रूप से कितना लगना है, इसको 10 सेकंड ले रहा है, लेकिन हम दे कितने रहे, टीसी, टीसी बराबर है दिया गया समय, तो दिया गया समय कितना है इसको, यदि 5 सेकंड है तो जितना आवश्यकता था उतना इसको मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है तो ये वाइंडिंग उसका क्या करेगी, विरोध करेगी, विरोध करेगी तो हाई वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आएगा तो क्या होगी, स्पार्किंग, इसको कहेंगे अंडर कम्यूटेशन। तो जब अंडर कम्यूटेशन होता है तो उसके अंदर कम्यूटेटर और जो कार्बन बस है उनके बीच में क्या होती है, क्या होती है, स्पार्किंग होती है। यानी कि जितना समय धारा की दिशा में परिवर्तन होने में लगना चाहिए उतना समय अगर उसको हम नहीं दे रहे हैं तो उसको कहेंगे अंडर कम्यूटेशंस, और अंडर कम्यूटेशंस की कंडीशन में ही इस कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में क्या होती है, स्पार्किंग पैदा होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से कम्यूटेशंस के अंदर कम्यूटेटर और कार्बन बस के बीच स्पार्किंग होती है, तो वो कंडीशन होती है अंडर कम्यूटेशंस वाली स्थिति। अंडर कम्यूटेशंस का मतलब क्या होगा आपका, कि इसकी धारा की दिशा में जितना इस परिवर्तन होने में जितना समय लगना चाहिए था उतना समय हमने यहाँ पर नहीं दिया, उससे क्या दिया है, समय कम दिया है, अर्थात t0 का मान कम है, आवश्यक समय ज्यादा है जबकि दिया गया समय क्या है, यदि कम है तो वो अंडर कम्यूटेशंस वाली स्थिति कहलाती है, और अंडर कम्यूटेशंस पर ही क्या होती है, कम्यूटेटर और कार्बन बस पर स्पार्किंग होती है। तो क्या बोलेंगे अपन, अंडर कम्यूटेशंस की स्थिति में, अंडर कम्यूटेशन की स्थिति, अंडर कम्यूटेशन की स्थिति कब होगी, जब टीसी, टीसी मतलब है दिया गया समय, उसका मान t0 यानी कि आवश्यक समय से क्या हो, कम हो। यदि दिया गया समय आवश्यक समय से क्या हो, यदि कम हो तो उसको कौन सा समय कहेंगे, अंडर कम्यूटेशन की स्थिति। और इस अंडर कम्यूटेशन की स्थिति में क्या होता है, आपका स्पार्किंग उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, स्पार्किंग।
इस अंडर कम्यूटेशन की स्थिति में क्या होती है, डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर और कार्बन बस के बीच में क्या होती है, स्पार्किंग उत्पन्न होती है ना। और यदि T0 बराबर TC हो, T0 बराबर क्या हो, TC, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई स्पार्किंग पैदा नहीं होगी, नो स्पार्किंग की कंडीशन कहेंगे कि ये T0 का मान TC के बराबर होने पर, यानी कि आवश्यक समय का मान दिए गए समय के बराबर होने पर, आवश्यक समय का मान दिए गए समय के बराबर होने पर कम्यूटेटर और कार्बन बस के बीच में कोई स्पार्किंग पैदा नहीं होती है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाता है कि आपने ये जो इंटरपोल यहाँ पर बनाया है, इंटरपोल जो कि मुख्य पोल के बीच में बनाए, ये इंटरपोल की ध्रुवता किस प्रकार से होगी, इंटरपोल की ध्रुवता कैसे होगी। जैसे मान लेते हैं ये डीसी मशीन है, इसके अंदर ये वाला पोल N है तो ये वाला S होगा, ये वाला N है तो ये वाला कौन सा होगा, S, कौन सा होगा, NS। तो ये तो हो गए मुख्य पोल की ध्रुवता, ये मुख्य पोल, ये वाला कौन सा सिरा है, ये N ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है, S, ये कौन सा ध्रुव है, N, ये कौन सा ध्रुव है, S। तो ये तो हो गई मुख्य पोल की ध्रुवता। ऐसे ही इन इंटरपोल की ध्रुवता का भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला S है और ये वाला N है, तो इन दोनों के बीच में ये जो पोल इंटरपोल लगाया है इसकी ध्रुवता कैसे होगी, ये N बनेगा, ये S बनेगा। तो ये डीसी मशीन और डीसी जनरेटर, उन दोनों के लिए इन दोनों की ध्रुवता अलग अलग होती है, याद रखना। इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है डीसी मशीन के लिए अलग होती है और डीसी जनरेटर के लिए अलग होती है, दोनों को कंबाइंड मत करना। डीसी जनरेटर का अलग फंडा होता है और डीसी मशीन का अलग होता है। तो हम प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले देखेंगे डीसी जनरेटर के अंदर इंटरपोल की ध्रुवता। क्या देखेंगे, डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में इंटरपोल की ध्रुवता। देखिए डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल की ध्रुवता है, मान लेते हैं इसका जो डीसी जनरेटर है उसका आर्मेचर है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इसका आर्मेचर किस दिशा में घूम रहा है, तो इस डीसी मशीन का जो आर्मेचर है वो घड़ी की दिशा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। डीसी जनरेटर की बात हो रही है, डीसी जनरेटर का यदि आर्मेचर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो ये जो इंटरपोल है ना, इसकी ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा, आर्मेचर के घूमने की दिशा में, देखिए आर्मेचर कैसे घूम रहा है, यहां से घूम के ऐसे जा रहा है, तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे वाले पोल की ध्रुवता के समान होगी। अब देखो आर्मेचर ऐसे घूम रहा है ना, आर्मेचर ऐसे घूम रहा है और इंटरपोल ये रहा, तो इंटरपोल की जो ध्रुवता है वो आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे वाले पोल की ध्रुवता के समान होगी। और आगे वाला पोल कौन सा है, ये आर्मेचर ऐसे घूम रहा है, ये इंटरपोल है, इंटरपोल के आगे कौन सा होगा, ये वाला पोल होगा, तो इसकी ध्रुवता भी क्या बन जाएगी आपकी, एन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एन। इस पोल की ध्रुवता देखिए, इसकी ये जनरेटर आपका आर्मेचर ऐसे घूम रहा है, आर्मेचर आपका यो वाला घूम रहा है, तो इसमें ये इंटरपोल है, इसे इंटरपोल के आगे वाला पोल कौन सा है, एस, तो इस पोल की ध्रुवता कैसे हो जाएगी, एस। ये वाला पोल, इससे आगे वाला पोल कौन सा है, आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे वाला पोल कौन सा है, एन, तो इस वाले पोल की ध्रुवता भी कैसे हो जाएगी, एन। इससे ये वाला इंटरपोल है, इसके आगे वाला पोल कौन सा है, एस, तो इस वाले पोल की ध्रुवता भी क्या हो जाएगी, एस। तो डीसी जनरेटर के केस में तो क्या होता है, आर्मेचर के घूमने की दिशा में जो आगे आने वाला मुख्य पोल है उसकी ध्रुवता के क्या होती है, समान होती है, आगे आने वाले पोल की ध्रुवता के समान होती है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे, डीसी जनरेटर में इंटरपोल की ध्रुवता आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के आर्मेचर के घूमने की दिशा में, आर्मेचर के घूमने की दिशा में आगे आने वाले, आगे आने वाले मुख्य पोल, आगे आने वाले मुख्य पोल की ध्रुवता, आगे आने वाले मुख्य पोल की ध्रुवता के समान होती है, के समान होती है। ये तो किसके अंदर हुआ, डीसी जनरेटर के अंदर। लेकिन डीसी मोटर के अंदर क्या होगा, डीसी मोटर के अंदर इसका जस्ट उल्टा होगा। डीसी मोटर के अंदर क्या होगा, ये जो आपका आर्मेचर घूम रहा है, इस आर्मेचर की घुमाव दिशा में जो पीछे वाला पोल है, जो क्या है, पीछे वाला पोल है, जैसे ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, आर्मेचर आपका ऐसे घूम रहा है, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट के पीछे कौन सा पोल हो जाएगा, एस। इस पीछे वाले पोल के क्या होगा,
विपरीत होगी, इसकी ध्रुवता इसके पीछे वाले पोल के क्या होगी, समान। तो अगर डीसी मोटर का केस हो जाएगा तो ये कम्यूटेटर है, आर्मेचर आपका इधर घूम रहा है, तो इस कम्यूटेटर के पीछे वाला पोल कौन सा माना जाएगा, ये वाला पोल। अब ये जो कम्यूटेटर, ये जो आपका इंटरपोल है, इस इंटरपोल की ध्रुवता इस पीछे वाले पोल के समान होगी, अर्थात डीसी मोटर के केस में ये जो इंटरपोल है इसके पीछे वाला मुख्य पोल मतलब एस के समान होगा। ऐसे ये वाला आपका इंटरपोल है, तो आपका आर्मेचर घूम ऐसे रहा है, आर्मेचर घूम रहा है तो पीछे कौन सा पोल हो गया, एन। तो इस पोल की जो ध्रुवता है वो किसके समान होगी, पीछे वाले मुख्य पोल के समान होगी, किसके अंदर, डीसी मोटर के अंदर। ऐसे ही इस पोल की ध्रुवता, आर्मेचर आपका घूम रहा है ऐसे, तो पीछे वाला पोल ये रह गया, तो इसकी ध्रुवता एस होगी, और इसकी ध्रुवता पीछे वाले पोल मतलब एन के समान होगी। तो डीसी मोटर के अंदर जो इंटरपोल की ध्रुवता होती है वो आर्मेचर के घूमने की दिशा में जो इंटरपोल है उसके पीछे वाले मुख्य पोल के समान रखी जाती है। तो क्या रखेंगे, डीसी मोटर में, किसके अंदर, डीसी मोटर में इंटरपोल की, डीसी मोटर में इंटरपोल की ध्रुवता, इंटरपोल की ध्रुवता आर्मेचर के, आर्मेचर के घूमने की दिशा, आर्मेचर के घूमने की दिशा में पीछे वाले, पीछे वाले मुख्य पोल, पीछे वाले मुख्य पोल के समान होगी, पीछे वाले मुख्य पोल के क्या होगी, आपके समान, पीछे जो भी आपका मुख्य पोल होगा उसके क्या होगी, समान। इस इंटरपोल की ध्रुवता पीछे वाले मुख्य पोल के क्या होती है, समान। तो ये होगा आपका कम्यूटेशंस की, कम्यूटेशंस क्या होता है, कम्यूटेशंस के कारण डीसी मशीन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम्यूटेशंस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए हम किन किन चीजों के बारे में, किन किन प्रभाव या किन किन विधियों का उपयोग करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जो कम्यूटेशंस का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। अब आपका डीसी जनरेटर के अंदर सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो है डीसी मशीन्स के अंदर हानि। तो डीसी मशीन्स के अंदर हानियों के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डीसी मशीन्स होती है, चाहे आपकी डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, यानी कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर या फिर अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर, इन सब मशीनों के अंदर मुख्य रूप से तीन प्रकार की हानियां होती है। क्या, प्रत्येक मशीन के अंदर तीन प्रकार से हानियां होती है, एक होती है लो हानि, दूसरी होती है ताम्र हानि, और तीसरी होती है यांत्रिक हानि। एक ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर यांत्रिक हानि नहीं होती है, अन्यथा प्रत्येक मशीन के अंदर तीन तीन हानियां होती है, जिनमें पहली होती है लो हानि, दूसरी ताम्र हानि और तीसरी होती है कौन सी, यांत्रिक हानि। तो अपन देखेंगे डीसी मशीन के अंदर क्या हानियां, यानी कि लॉसेस। तो क्या लिखोगे, डीसी मशीन में, डीसी मशीन में तीन प्रकार की, तीन प्रकार की हानियां होती है। डीसी मशीन में तीन प्रकार की हानि होती है, जिसमें पहली आती है आपकी ताम्र हानि, पहली कौन सी आती है आपकी ताम्र हानि यानी कि कॉपर लॉसेस, दूसरी आती है आपकी लोह हानि, दूसरी आती है कौन सी आपकी लोह हानि यानी कि आयरन लॉसेस, दूसरी आती है लोह हानि, और तीसरी जो आती है वो आती है आपके यांत्रिक हानि यानी कि मैकेनिकल लॉसेस। तो डीसी मशीन्स के अंदर कितने प्रकार की हानियां होती है, तो डीसी मशीन्स के अंदर तीन प्रकार की हानि होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। पहली जो हानि आ रही है वो कौन सी हानि है आपकी, ताम्र हानि, दूसरी कौन सी, लोह हानि, और तीसरी कौन सी है, यांत्रिक हानि। एक मोटा मोटा से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि ताम्र हानि का मान, जो डीसी मशीन के अंदर जो कुल हानि है, डीसी मशीन के अंदर क्या है, जो कुल हानि है उसका कितना परसेंट होता है, तो 30% से 40% तक होती है। ताम्र हानि कुल हानि की कितनी होती है, 30 से 40%। ताम्र हानि का मान डीसी मशीन के अंदर कुल हानि का 30 से 40% होता है। लोह हानि का मान क्या होता है,
तो लौह हानि का मान जो भी कुल हानि है उस कुल हानि का कितना 20% से 30% तक होती है। कितनी होती है? 20 से 30% तक हानि होती है। कौन सी? लौह हानि। और जो यांत्रिक हानि होती है वो कुल हानि का, यांत्रिक हानि है वो कुल हानि का कितनी होती है? 10% से 12% तक होती है। यांत्रिक हानि का मान कुल हानि का 10 से 12% तक होती है। तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको ये वाला याद रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेता है कि लौह हानि का मान कुल हानि का कितना परसेंट होती है, ताम्र हानि कुल हानि की कितनी परसेंट होती है, और यांत्रिक हानि कितनी होती है। तो ताम्र हानि तो होती है 30 से 40%, लौह हानि होती है 20 से 30%, और आपकी यांत्रिक हानि होती है वो 10 से 12% होती है। डीसी मशीन के अंदर ये दोनों हानियां हैं वो क्या रहती है? आपकी स्थिर रहती है। ये दोनों हानियां क्या रहती है? स्थिर रहती है। यानी कि इन हानियों का मान चाहे नो लोड की कंडीशन हो, चाहे ऑफ नो लोड की कंडीशन हो, चाहे फुल लोड की कंडीशन हो, इन दोनों हानियों का मान लोड के ऊपर निर्भर नहीं करता। अर्थात डीसी मशीन के अंदर लौह हानि और यांत्रिक हानि है, इन दोनों हानियों का मान लोड के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लोड का मान चाहे जीरो हो चाहे लोड का मान मैक्सिमम हो, दोनों ही कंडीशन में इन दोनों हानियों का मान हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। इस कारण इन दोनों हानियों को अपन स्थिर हानि भी कहते हैं। इसके अलावा ताम्र हानि के अंदर भी एक और हानि आएगी, संट फील्ड के अंदर आने वाली हानि। और संट फील्ड के अंदर जो होने वाली हानि है वो भी लोड पर निर्भर नहीं करती है। इस कारण संट फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली जो ताम्र हानि है उसको भी हम स्थिर हानि के अंदर काउंट करते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक्स। अब अपन एक एक चीज के बारे में देखते हैं कि ताम्र हानि तो क्या होती है और इसका डीसी मशीन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी हानि के बारे में? ताम्र हानि के बारे में। कौन सी? ताम्र हानि यानी कि कॉपर लॉसेस। तो आपको पता है कि डीसी मशीन्स के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग किसकी की जाती है? तांबे की। तो इस वाइंडिंग के अंदर जो भी हानि होगी उस हानि को ही हम कौन सी हानि कहेंगे? ताम्र हानि। तो डीसी मशीन्स के अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर होने वाली हानि को ताम्र हानि कहा जाता है। क्या? डीसी मशीन में, डीसी मशीन में या डीसी मशीन की वाइंडिंग में, डीसी मशीन की वाइंडिंग में होने वाली हानि, होने वाली हानि ताम्र हानि कहलाती है। डीसी मशीन्स की वाइंडिंग में होने वाली जो हानि है वो क्या कहलाती है? आपके ताम्र हानि कहलाती है। क्या कहलाती है? ताम्र हानि। याद रखना, ताम्र हानि का मान, ताम्र हानि का मान लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लोड पर निर्भर करता है। ताम्र हानि का मान लोड के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। नो लोड की कंडीशन में ताम्र हानि का मान 0 होता है। फुल लोड की कंडीशन में ताम्र हानि का मान क्या होता है? अधिकतम। अर्थात ताम्र हानि का मान, लोड का मान चेंज करने पर इस हानि का मान भी क्या होता है? आपका चेंज होता रहता है। तीसरा, इस हानि को, इस हानि का जो सूत्र होता है, इस हानि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। ताम्र हानि का सूत्र क्या होता है? आई स्क्वायर आर। अब क्या होगा यदि सीरीज फील्ड के अंदर होने वाली ताम्र हानि, क्या? सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड में ताम्र हानि। तो सीरीज फील्ड में ताम्र हानि क्या हो जाएगी? सीरीज फील्ड के अंदर बहने वाली धारा आईएससी गुणा हो जाएगा आरएससी, और करंट का क्या करेंगे अपन? स्क्वायर। ऐसे कैसे क्या हो जाएगा आपका? संट फील्ड में, कौन से फील्ड में? संट फील्ड में ताम्रानी। संट फील्ड में ताम्रानी क्या हो जाएगा? आईएसएच स्क्वायर गुणा हो जाएगा आरएसएच। आईएसएच गुणा क्या हो जाएगा? आरएसएच। ऐसे ही क्या होगा? तीसरा, आर्मेचर वाइंडिंग में। कौन सी वाइंडिंग में? आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग में जो ताम्र हानि होगी उसका फॉर्मूला होगा क्या? आई ए स्क्वायर गुणा क्या होगा? आर ए। तो ये वाली हानियां कौन सी हानि होगी? आपके ताम्र हानि होती है। सीरीज फील्ड के अंदर भी जो भी हानि होगी वो भी ताम्र हानि होगी। संट फील्ड के अंदर भी ताम्र हानि होती है। आर्मेचर वाइंडिंग है उसके अंदर भी ताम्र हानि होती है। और कम्यूटेटर और कार्बन बस है उनके बीच में भी कौन सी हानि होती है? आपके ताम्र हानि। इस ताम्र हानि का मान लोड पर निर्भर करता है, और डीसी मशीन के अंदर ये क्या होती है? वाइंडिंग के अंदर होती है। इसका मान फुल लोड हानि का कितना होता है? 30 से 40% होता है। ताम्र हानि का मान फुल लोड हानि का कितना होता है? 30 से 40% तक होता है। चीजें क्लियर? तो पहली हानि आपकी जो ताम्र हानि थी वो कंप्लीट होती है। दूसरी हानि कौन सी है? आपके लौह हानि।
दूसरी हानि कौन सी है आपकी, लौह हानि। अब देखिए लौह हानि मतलब डीसी मशीन्स के अंदर जैसे कोर होगी, आर्मेचर की कोर हो गई, या फिर आपके जैसे फील्ड पोल हो गए, क्या हो गए, फील्ड पोल, फील्ड पोल की कोर या आर्मेचर की कोर, यानी कि जो भी लोहे का भाग है, जो भी बॉडी है, उस बॉडी के अंदर होने वाली जो हानि होती है वो हानि कौन सी हानि कहलाती है, लौह हानि। कौन सी हानि कहलाती है, लौह हानि। तो सेकंड नंबर पे कौन सी हानि आ जाएगी आपकी, लौह हानि हो जाएगी, यानी कि आयरन लॉसेस। क्या हो जाएगा, आयरन लॉसेस। तो क्या बोलोगे, डीसी मशीन की, डीसी मशीन्स की बॉडी, आर्मेचर कोर, बॉडी हो गया आर्मेचर कोर तथा फील्ड पोल, फील्ड पोल में होने वाली हानि, फील्ड पोल में होने वाली हानि लौह हानि कहलाती है, लौह हानि कहलाती है। समझ में आ गया। बॉडी हो गया, आर्मेचर कोर हो गया, फील्ड कोल, यानी कि ये सब किसके बने होते हैं, आपके सिलिकॉन स्टील या लोहे के बने होते हैं। इन सब के अंदर होने वाली जो हानि है उस हानि को कौन सी हानि कहेंगे अपन, लौह हानि। फिर क्या रखोगे, इस हानि का मान, इस हानि का जो मान होता है वो लोड पर निर्भर नहीं करता, लोड पर निर्भर नहीं करता है। लौह हानि का मान है लोड पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे नो लोड हानि, नो लोड हानि भी, इसलिए इसे नो लोड हानि भी कहते हैं। ताम्र हानि को क्या कहा जाता है, तो ताम्र हानि को नो लोड हानि भी कहा जाता है। सॉरी, लौह हानि, कौन सी हानि, लौह हानि। तो लौह हानि को नो लोड हानि भी कहा जाता है। अब ये जो लौह हानि है ये दो प्रकार की होती है, क्या, लौह हानि, लौह हानि दो प्रकार की होती है। लौह हानि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली जो आती है वो है आपके हिस्टैरिसीस हानि, पहली है आपके हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस लॉसेस, और दूसरी है आपकी भंवरधारा हानि। दूसरी कौन सी है आपकी, भंवरधारा हानि, यानी कि एडी करंट लॉसेस। दूसरी कौन सी है, धारा हानि, यानी कि एडी करंट लॉसेस। तो लौह हानि कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक हिस्टैरिसीस, दूसरा भंवरधारा हानि। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टैरिसीस हानि को। सबसे पहले हम कौन सी हानि को देखते हैं, हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि क्या होती है कि जो आर्मेचर की कोर है वो बार बार की में चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण आर्मेचर कोर के अंदर जो हानि होती है उसी हानि को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। क्या, आर्मेचर कोर के, आर्मेचर कोर के चुंबकित व विचुंबकित या विचुंबकन के कारण होने वाली हानि, के कारण होने वाली हानि हिस्टैरिसीस हानि कहलाती है, हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस हानि कहलाती है। आर्मेचर कोर के चुंबकित और या चुंबकन या विचुंबकन के कारण जो होने वाली हानि है, चुंबकन कर लो, आर्मेचर कोर के चुंबकन व विचुंबकन के कारण होने वाली जो हानि है उसी हानि को क्या कहा जाता है, हिस्टैरिसीस हानि कहा जाता है। फिर याद रखना, हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए या हिस्टैरिसीस हानि का फॉर्मूला लिख लो, WH बराबर होता है ईटा इंटू BM की पावर 1/6 F इंटू क्या होता है, V होता है। ये क्या है, हिस्टैरिसीस हानि का क्या है, सूत्र है। हिस्टैरिसीस हानि WH बराबर होता है ईटा इंटू BM की पावर 1/6 F इंटू V है। यहाँ पर क्या होगा, हिस्टैरिसीस जो हानि है WH, इसका मान फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। हिस्टैरिसीस हानि का मान फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। याद रखना, हिस्टैरिसीस हानि का मान आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। ईटा हिस्टैरिसीस नियतांक है, BM आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, F बराबर क्या है, सप्लाई आवृत्ति है, V बराबर है कोर का आयतन।
जिस कोर के अंदर ये चुंबकन और विचुंबकन के अंदर हानि हो रही है उस कोर का क्या है, आयतन। तो V बराबर तो कोर का आयतन है, F बराबर आवृत्ति है, Bm है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो हिस्टैरिसीस हानि का मान फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात हिस्टैरिसीस हानि का मान आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस हानि का मान भी बढ़ेगा, आवृत्ति का मान यदि घटेगा तो हिस्टैरिसीस हानि का मान भी क्या होगा, घटेगा। फिर बाद में आता है कि इस हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो हिस्टैरिसीस हानि है इसके मान को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील की कोर का उपयोग करते हैं। कौन सी कोर का, सिलिकॉन स्टील की कोर का उपयोग करते हैं। तो क्या लिखोगे, हिस्टैरिसीस हानि के मान को, हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की कोर का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील की कोर का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। याद रखना, हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए तो सिलिकॉन स्टील की कोर लगाई जाती है। तो ये तो हो गई आपकी हिस्टैरिसीस हानि। दूसरी जो हानि आती है वो कौन सी होती है, आपके भंवरधारा हानि। दूसरी हानि कौन सी है, भंवरधारा हानि। भंवरधारा हानि क्या है, आर्मेचर की कोर के अंदर से जब गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उस कोर के अंदर भी क्या हो जाता है, एक विद्युत वाहक बल, और उस विद्युत वाहक बल के कारण कोर के अंदर क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है, और उस धारा को ही हम कौन सी धारा कहते हैं, भंवरधारा। अब इस भंवरधारा के कारण इस कोर के अंदर जो हानि होती है उसी हानि को हम बोलते हैं भंवरधारा हानि। तो दूसरी वाली हानि कौन सी है, तो दूसरी है आपके भंवरधारा हानि, यानी कि एडी करंट लॉसेस। क्या रखोगे, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर में प्रवाहित विद्युत धारा, आर्मेचर कोर में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण, प्रवाहित विद्युत धारा के कारण होने वाली हानि, के कारण होने वाली हानि भंवरधारा हानि, भंवरधारा हानि कहलाती है। क्या, आर्मेचर कोर में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण होने वाली जो हानि है वही क्या कहलाती है, आपकी भंवरधारा हानि कहलाती है। भंवरधारा हानि को अपन लिखेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर ईटा इंटू होगा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू होगा टी स्क्वायर। भंवरधारा हानि डब्ल्यू बराबर होगा ईटा इंटू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। अर्थात जो भंवरधारा हानि एडी करंट लॉसेस है डब्ल्यू, इसका मान आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए हिस्टैरिसीस हानि का मान केवल आवर्ती के समानुपाती था, लेकिन भंवरधारा हानि का मान एडी करंट हानि है, एडी करंट हानि है उसका मान आवर्ती के वर्ग के समानुपाती है। किसके हैं, आवर्ती के वर्ग के समानुपाती होता है। फिर आता है इस भंवरधारा हानि के मान को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो जो आर्मेचर की कोर है उसको अपन क्या कर देते हैं, पटलित बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पटलित। तो क्या लिखोगे, भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए, भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए, भंवरधारा हानि का मान कम करने के लिए आर्मेचर कोर को, आर्मेचर कोर को पटलित बनाते हैं। आर्मेचर कोर को क्या बनाते हैं, पटलित बनाते हैं। तो भंवरधारा हानि के मान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को क्या बनाई जाती है, पटलित यानी कि लेमिनेटेड बनाते हैं। तो भंवरधारा हानि के मान को कम करने के लिए तो आर्मेचर कोर को पटलित बनाएंगे, और जो हिस्टैरिसीस हानि है उसके मान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को किसकी बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोहा हानि को मान को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो लोहा हानि के मान को कम करने के लिए जो आर्मेचर कोर है उसको सिलिकॉन स्टील की और क्या बनाएंगे, पटलित। सिलिकॉन स्टील तो क्या कर देगी, हिस्टैरिसीस हानि के मान को समाप्त कर देगी,
पटलित क्या करेगी, भंवर धारा हानि के मान को समाप्त कर देगी। तो जब भंवर धारा और हिस्टैरिसीस हानि दोनों समाप्त हो जाएगी तो लौह हानि का मान भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये कौन सी हानि थी, आपके सेकंड नंबर की हानि थी, जिसको अपन लौह हानि बोलते हैं। तीसरी जो हानि होती है वो है आपकी यांत्रिक हानि। कौन सी हानि है आपकी, यांत्रिक हानि, यानी कि मैकेनिकल लॉसेस। क्या है, मैकेनिकल लॉसेस यानी कि यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि क्या होती है, डीसी मशीन्स का जो आर्मेचर है, आर्मेचर की जो शाफ्ट होती है वो क्या होती है, लगातार घूमती है। तो डीसी मशीन्स के घूमने के कारण जो हानि होती है उसी हानि को क्या बोलते हैं, यांत्रिक हानि। क्या बोलेंगे, डीसी मशीन की घूर्णन गति, डीसी मशीन की घूर्णन गति के कारण, डीसी मशीन की घूर्णन गति के कारण होने वाली हानि यांत्रिक हानि कहलाती है। क्या बोला, डीसी मशीन की घूर्णन गति के कारण होने वाली जो हानि है उस हानि को हम क्या कहेंगे, यांत्रिक हानि। क्या कहेंगे, यांत्रिक हानि। तो डीसी मशीन की घूर्णन गति के कारण होने वाली हानि यांत्रिक हानि कहलाती है। फिर आगे याद रखना, यांत्रिक हानि का मान, यांत्रिक हानि का मान मशीन की घूर्णन गति, मशीन की घूर्णन गति के वर्ग, मशीन की घूर्णन गति के वर्ग यानी कि n स्क्वायर के समानुपाती होता है। यांत्रिक हानि का मान किसका, यांत्रिक हानि है उसका मान डीसी मशीन की घूर्णन गति के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। तो ये कौन सी हानि हो जाएगी आपकी, यांत्रिक हानि होगी। क्या होगी, यांत्रिक। तो डीसी मशीन्स के अंदर कितने प्रकार की हानियां होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है ताम्र हानि, दूसरी लौह हानि, तीसरी थी यांत्रिक हानि। तीनों हानियों को हमने अच्छे से पढ़ा। जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सब आपको लिखवा दिया। फिर इसके बाद में पूछा जाता है कि डीसी मशीन के अंदर नियत हानि कौन कौन सी होती है। क्या, डीसी मशीन के अंदर नियत हानियां कौन कौन सी होती है, ऐसी हानियां जिनका मान हमेशा निश्चित रहते हैं, लोड का मान कम या ज्यादा करने से उन हानियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हानियां नियत हानि कहलाती है। और नियत हानि कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, तो पहली तो हो जाएगी संट फील्ड हानि। कौन सी हो जाएगी, संट फील्ड में हानि। दूसरी हानि हो जाएगी लौह हानि। कौन सी हो जाएगी, लौह हानि। और तीसरी हानि हो जाएगी कौन सी, यांत्रिक हानि। कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक हानि। तो डीसी मशीन्स के अंदर जो नियत हानि है, कांस्टेंट हानि है, वो कौन कौन सी है, संट फील्ड होगी, लौह हानि और यांत्रिक हानि। ऐसे होती है डीसी मशीन्स के अंदर एक होती है चर हानि। कौन सी होती है, चर, यानी कि वेरिएबल हानि, परिवर्तित हानि। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, परिवर्तित हानि। क्या बोल सकते हैं इनको, परिवर्तित हानि। तो परिवर्तित हानि कौन सी हो जाएगी, आर्मेचर में हानि, आर्मेचर वाइंडिंग में हानि, यानी प्लस सीरीज फील्ड की हानि, प्लस क्या हो जाएगा, सीरीज फील्ड हानि, प्लस हो जाएगा कम्यूटेटर हानि। तो चार हानि कौन सी हो जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि और सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाली जो हानि है वो कौन सी हानि कहलाएगी, आपकी चर हानि। एक और पूछा जाता है इसके अंदर, डीसी मशीन के अंदर स्ट्रे हानि किसे कहता है। क्या, डीसी मशीन के अंदर स्ट्रे हानि क्या होती है, तो स्ट्रे हानि बराबर होता है लौह हानि, लौह हानि प्लस होता है यांत्रिक हानि। लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि, इन दोनों हानियों को क्या कहा जाता है, आपके स्ट्रे हानि कहा जाता है। लौह हानि प्लस यांत्रिक हानि को क्या कहा जाता है, स्ट्रे हानि कहा जाता है। तो ये आपकी जो डीसी मशीन्स है उसका आपका डीसी मशीन्स के अंदर जो डीसी जनरेटर वाला टॉपिक था वो आपका आज कंप्लीट होता है। डीसी जनरेटर के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। उम्मीद है कि आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डीसी मशीन्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखिए डीसी मशीन्स के कुछ टॉपिक्स हमने डीसी जनरेटर के अंदर कंप्लीट कर लिए, जैसे डीसी मशीन की संरचना, क्योंकि हम जानते हैं डीसी मोटर की संरचना और डीसी जनरेटर है, उन दोनों की संरचना क्या होती है, समान। तो हम जब डीसी मोटर पढ़ेंगे तो उसकी संरचना को हमको दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसकी संरचना हमने कहाँ पढ़ ली, डीसी जनरेटर के अंदर।
तो डीसी मोटर के अंदर एक तो डीसी मोटर की संरचना वाला टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर रिएक्शन भी होती है, और डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन थी जब मैंने डीसी जनरेटर आपको समझाया उसके समान ही होती है, लेकिन उसके अंदर वो फर्क होता है जो मैंने आपको पहले बता दिया। तीसरा होता है डीसी मशीन के अंदर, डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेशन, जो मैंने आपको आज ही पढ़ाया था। कम्यूटेशन के अंदर मैंने साफ लिखा था कि जब इंटरपोल की जो ध्रुवता होती है डीसी मोटर के अंदर किस प्रकार से होती है और डीसी जनरेटर के अंदर किस प्रकार से ली जाती है। तो 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर दोनों के अंदर समान होता है। और चौथा टॉपिक ये हानि वाला चैप्टर। देखिए डीसी मशीन के अंदर हानि, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, मोटर के अंदर भी 3 प्रकार की हानियां होती है और जनरेटर के अंदर भी कितनी 3 प्रकार की हानियां होती है। तो हानि चाहे डीसी मोटर की हो चाहे डीसी जनरेटर की हो समान रहेगी। कम्यूटेशंस डीसी मोटर के लिए अलग होता है, डीसी जनरेटर के लिए अलग होता है। जो भी फर्क था उस फर्क को मैंने साथ के साथ लिखवा दिया। आर्मेचर रिएक्शन डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के अंदर जो भी फर्क था उसको मैंने साथ के साथ लिखवाया, और संरचना दोनों की क्या होती है, समान। तो 4 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डीसी मोटर के भी कितने टॉपिक, 4 टॉपिक आपके डीसी मोटर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो डीसी मोटर का चैप्टर को हमको कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। केवल डीसी मोटर के अंदर हमको एक तो टॉर्क की समीकरण देखनी है कि डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो सिंपल सा होता है। फिर हमको डीसी मोटर के प्रकार पढ़ने और डीसी मोटर के क्या पढ़ने, स्टार्टर। इसके बाद में एक टॉपिक और आता है डीसी मोटर के अंदर गति नियंत्रण। तो केवल 4 टॉपिक तो हमने पढ़ लिए और 4 टॉपिक और बच रहे हैं। तो जैसे 4 टॉपिक कंप्लीट होंगे आपके डीसी मोटर का चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।